हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हमने आपकी क्लास 11 की जो फिजिक्स फर्स्ट है उसका जो थर्ड चैप्टर है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके हमने 5 वीडियो कर लिए थे, है ना। तो जो हमारा 5वां वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, एक समान त्वरण से जब कोई पिंड गति करता है तो उसके 3 शुद्ध गति की समीकरण होते हैं, है ना। उन 3 शुद्ध गति की समीकरणों को हमने ग्राफीय विधि से भी निकाल लिया था और फिर हमने उसको कलन विधि से, है ना, डिफरेंशियल मेथड से भी हमने निकाल लिया था। तो वो ये हमारे 3 समीकरण ये थे, है ना। v = v0 + at, जो पहले 9th क्लास में क्या था आपका, v = u + at बोलते थे आप लोग। तो u की जगह क्या है यहाँ पे, v0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी। x = है ना v0t + ½ at², जो पहले आप लोग s = ut + ½ at² थे आपका 9th क्लास में, है ना। फिर तीसरा समीकरण है v0 v² = v0² + 2x, यानी v² = u² + 2x। तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, उसकी जगह अब आपके क्या नाम दिया जा रहा है, उसको v0 नाम दिया जा रहा है, ठीक है ना बेटा। अब इन तीनों समीकरणों में ये माना गया है कि t = 0 पे, है ना, जो वस्तु है या पिंड है वो x = 0 पे स्थित है वो, ठीक है ना। t = 0 पे क्या है, वो x = 0 पे स्थित है। अगर माना t = 0 पे उसकी स्थिति x = 0 ना होके कोई x का कोई मान है, जैसे कि x = x0 है, तो फिर वो समीकरण ये बन जाता है। जहां x है उसकी जगह क्या लिख देते हैं हम, x - x0 लिख देते हैं। x की जगह क्या लिख देते हैं, x - x0। तो v = v0 + at, x - x0 हो जाएगा ना, ये x क्या हो जाएगा, x - x0। तो पक्षांतरण करोगे आप तो x0 इधर चला जाएगा राइट में। तो x = x0 + v0t + ½ at² और v² = v0² + 2a और x की जगह x - x0, है ना। फिर हमने ये कलन विधि से भी तीनों समीकरणों को निकाल लिया था। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 इस वीडियो में कराऊंगा। आप कहोगे सर एग्जाम्पल्स तो हम खुद ही कर लेंगे। बेटा इसमें देखो, आप खुद अभी 10th पास करके आए हो आप, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको उतना समझ में नहीं आए जितना आना चाहिए ये, ठीक है ना। आप कोशिश करोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाएगा। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, है ना। तो इसलिए मैं आपको इन्हें कराऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, इस 3.4 एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, है ना, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी जो रूफ है वहां से कोई गेंद 20 मीटर/सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है, वर्टिकली अपोजिट फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है वो धरती से, उसकी ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर है। तो ऑलरेडी वो जो बिंदु है वो धरती से कितना है, 25 मीटर की दूरी पे है ना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी v0 कितनी है इसकी, 20 मीटर/सेकंड, या ऐसे लिख सकते हैं हम 20 मीटर और s की पावर -1, है ना। अब देखो इसमें x जो है वो 0 नहीं है, उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, 25 मीटर है ऊपर। तो x0 कितना है यहाँ पे, 25 मीटर है, ठीक है ना। अब हमें 2 चीज निकालनी है। क्या निकालनी है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी। तो ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तथा दूसरी बी में क्या पूछ रहा है, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। g को 10 मीटर/सेकंड² ले सकते हैं हम, है ना। तो देखो बेटा, अब ये इसमें ये चित्र है, ठीक है ना, ये वाला चित्र, ठीक है। इसमें देखो y अक्ष को चित्र 3.13, ये वाला 3.13 में के अनुसार ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर इस प्रकार चुनते हैं। ऊपर की ओर ये y है ना, y अक्ष है, इस प्रकार चुनते हैं कि अक्ष का शून्य बिंदु धरती पे हो, है ना। तो अक्ष का शून्य बिंदु कहाँ है, यहाँ धरती पे है, 0 है ये, है ना। ये शून्य बिंदु धरती पे हो गया, है ना। तो देखो ऊपर +y हुआ और नीचे की तरफ क्या हुआ, -y हुआ, है ना। तो ऊपर की तरफ की दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ की दूरियां ऋणात्मक, ठीक है। तो फर्स्ट चीज में क्या पूछ रहा है, ये देखो ये वो मीनार है या इमारत है ना। ये ऑलरेडी कितनी मीटर है, 25 मीटर ऊंचाई पे है ये, है ना। यहाँ पे खड़ा होके ए बिंदु से 20 मीटर/सेकंड के वेग से कोई, है ना,
कि गेंद को कहाँ फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है। देखो इसको 20 मीटर पर, इसका मतलब इसकी v0 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। अब इसको ऊपर फेंकेगा तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसकी क्या होगा, इसका वेग कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वस्तु एक क्षण के लिए क्या हो जाएगी, हवा में जाकर रुक जाएगी और फिर वापस नीचे गिरना शुरू कर देगी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ग्राउंड से लेके और जो अधिकतम बिंदु है जहाँ तक वो पहुँची, ये दूरी माना y है। ठीक है ना। और यहाँ से लेके, जमीन से लेके, और ये जो 25 मीटर ऊंचाई जो है ये y0 है ना। ये कितनी है, y0 है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, y0 है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये y है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये y0 है। तो ये कितनी हो गई बताओ, y माइनस y0 हो गई कि नहीं हो गई। ये दूरी क्या हो गई, y माइनस y0। ठीक है ना। अच्छा अब देखो y अक्ष को, हाँ ये मैंने समझा दिया। अब है v0 कितना हो गया, प्लस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड हो गया। v0 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है ना ऊपर की ओर। ठीक है ना। तो देखो ऊपर की ओर ही फेंका है हमने, और ऊपर की ओर ही हमारा धनात्मक है, y को ऊपर की तरफ धनात्मक माना है ना हमने, है ना। तो प्लस 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो a जो है वो माइनस में क्यों आएगा, देखो बेटा क्योंकि जो g है गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण किसके बराबर है, ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, क्योंकि मुक्त पतन हो रहा है इसका, है ना, फ्री फॉल है ये। तो अपन ने ऊपर की ओर, है ना, धरती से ऊपर की ओर क्या माना है, प्लस माना है, y को प्लस माना है ऊपर की ओर। और जो ये गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा कैसे करता है कार्य, धरती की ओर करता है, नीचे की ओर करता है। तो नेगेटिव होगी, विपरीत दिशा हो गई नहीं होगी। तो इसलिए इसको क्या लेंगे हम, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। और जब ये बी बिंदु पे पहुंचेगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो यदि फेंके गए बिंदु से गेंद y ऊंचाई तक जाती है ना, यदि फेंके गए बिंदु से गेंद y ऊंचाई तक जाती है तो समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, v0 स्क्वायर प्लस 2ay माइनस y0 से हमें निम्नलिखित परिणाम मिलेगा, है ना। तो देखो v कितना है, यहाँ पे 0 है, v0 कितना था हमारा, 20 था, तो 20 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2a कितना है, -10, और ये क्या हो गया, y माइनस y0, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, y माइनस y0 है। यदि फेंके गए बिंदु से गेंद y ऊंचाई तक जाती है, तो फेंके गए बिंदु से y नहीं, ये y माइनस y0 होगा। क्या होगा बेटा, ये y माइनस y0, है ना, y माइनस y0 तक जाती है ये, है ना। तो देखो क्या हो गया, 0 इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 y माइनस y0। ठीक है ना। तो देखो ये -20 हो जाएगा, तो -20 y माइनस y0 जब इधर लाओगे तो 20 y माइनस y0 बराबर 20 का स्क्वायर, तो y माइनस y0 बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। देखो जब पक्षांतरण करोगे ना इसको, है ना, तो ये जो ऐसे हो गया, देखो 0 बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 20 y माइनस y0, माइनस के 20 को जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 20 y माइनस y0 इक्वल टू क्या हो गया, 20 स्क्वायर। तो जब इधर y माइनस y0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर बटे 20, तो एक 20 कट जाएगा तो क्या आ गया, 20 मीटर। तो y माइनस y0 कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा बताओ ये, y माइनस y0 यानी 20 मीटर। 20 मीटर ऊपर जाके गेंद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है। इसका मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पे पहुंच गई गेंद, 45 मीटर पहुंच गई, क्योंकि 25 मीटर तो ये हो गई और 20 मीटर ये हो गई। ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये पूछी थी इसने, है ना, कि गेंद, जिस वस्तु से गेंद फेंकी गई है ना, तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी, है ना, ये पूछा था इसने। अब सेकंड है कि गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, गेंद जो है वो धरती से टकराने से पहले कितना टाइम लेगी। तो देखो अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, इसमें दिखाया हुआ है तुम्हारे, कि एक तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का समय, है ना, कहाँ से, यानी इस बिंदु A से लेके B बिंदु तक पहुँचने का समय निकाल लो, और फिर B से लेके C बिंदु तक पहुँचने का, गिरेगी ना, या तो ये तो क्या चढ़ रही है और ये क्या है, गिर रही है, और इन दोनों समयों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बहुत आसान है, उससे भी समझाया गया है। तो देखो पहली विधि क्या है, इसमें गेंद को हम दो मार्गों में विभाजित कर लेते हैं। क्या कर लिया हमने, दो मार्गों में विभाजित कर लिया, ऊपर की ओर गति A से B तथा नीचे की ओर गति B से C, तथा संगत समय को T1 T2 निकाल लेते हैं, क्योंकि B पर वेग 0 है, ऊपर B पॉइंट पे क्या है, वेग इसका 0 है। तो V इक्वल टू V0 प्लस AT जब रखेंगे हम, तो 0 बराबर क्या हो गया, 20, और प्लस A कितना है, A की जगह कितना है, -10, तो -10T, तो ये प्लस के 10T हो गए इधर आके,
10 t1 बराबर क्या हो गया 20, तो t1 बराबर क्या हो गया 20 में तो 2 सेकेंड्स, है ना। तो इसका मतलब इस A बिंदु से और B बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसको 2 सेकेंड लगेंगे, है ना। अब इस B से लेके C तक की उसको देखेंगे हम जर्नी को, है ना। ठीक है, इस समय में गेंद बिंदु A से B पर पहुंच जाती है। इस 2 सेकंड में कहां पहुंच जाती है, वो A से B तक पहुंच जाती है। B अर्थात अधिकतम ऊंचाई से गेंद गुरुत्व जनित त्वरण से मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है। अब ये क्या हुआ, मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगी, ठीक है ना, क्योंकि गेंद y की ऋणात्मक दिशा के अनुदिश चलती है ना। देखो हमने y को ऊपर की तरफ प्लस माना है और अब वस्तु कैसे चल रही है, नीचे की ओर चल रही है, तो ये नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसलिए निम्नलिखित समीकरण का उपयोग करके हम t2 का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो y = y0 + v0t + ½ at स्क्वायर। तो इसमें प्रारंभिक बिंदु की क्या है, y0 कितनी है बताओ, 45 मीटर है कि नहीं है, जमीन से कितना है ऊपर 45 मीटर है, तो y0 कितना हो गया 45 मीटर हो गया। जैसे इसमें था ना बेटा, ये इस वाले में कितना था बताओ, y0 25 मीटर था, फर्स्ट वाले में देखा था ना अपन ने, इसमें y0 कितना था 25 मीटर था ये, ठीक है ना। तो y0 45 मीटर दिया हुआ है तथा y = 0 है और यहां तक आई है ना ये, तो ये y = 0 हो गया। v0 0 मीटर पर सेकंड है, यानी ऊपर से जब छोड़ा है इसको तो वेग इसका 0 है और a बराबर क्या हो गया -g, है ना। अब -g क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने धनात्मक माना है और गुरुत्वीय त्वरण कैसे लगता है, नीचे की ओर लगता है, तो ऋणात्मक हो गया कि नहीं हो गया ये, है ना। तो ये a बराबर -g कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसमें रखा हमने, तो y कितना है 0, y के निर्देशांक कितने हैं 0, y0 का कितना है 45 प्लस v0t, है ना। v0 तो 0 है तो v0t 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस ½ a की जगह -10 और t की जगह t2 रख दिया, t2 स्क्वायर हो गया। तो इस जब समीकरण को सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा t2 = 3 सेकेंड्स आ गया है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 बराबर 45 माइनस 1/2 को 10 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, 5t2 स्क्वायर, है ना। अब इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा 5t2 स्क्वायर = 45, ठीक है ना। तो t2 स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 45 में 5 का दोगे तो 9, तो t2 = क्या आ गया 3 सेकेंड्स। t2 का मान कितना निकल गया, 3 सेकेंड निकल गया। तो देखो ऊपर जाने में A से B तक जाने में 2 सेकंड लगे उसको, और B से C तक आने में कितना लगा 3 सेकंड लगा, ठीक है, सिर्फ कितना लगा 3 सेकंड। तो देखो बेटा कि ये दूरी कितनी थी बताओ, कितनी निकली थी, y - y0 20 मीटर निकली थी। तो ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं, है ना, तो कितने लग रहे हैं 20 मीटर दूरी तय करने में उसको 2 सेकंड लग रहे हैं, है ना। और फिर जब वो वापस आ रही है ना, इस बिंदु से लेके जमीन तक जब वो आ रही है ना, जब इस बिंदु से लेके B से लेके जब जमीन तक आ रही है, तो देखो यहां से यहां तक का 2 सेकंड उतना इस ये हो गया। और अब देखो आप 20 मीटर तय करने में 2 सेकंड लग रहे हैं और बाकी के फिर 25 मीटर तय करने में उसको 1 ही सेकंड लग रहा है, क्योंकि बाद में जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की ओर आती है नीचे, वैसे वैसे उसका वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ में आया ना, देख लो कि बेटा देखो A से B तक जब वो चढ़ी तो कितने से लगे उसको 2 सेकंड लगे, है ना। ऐसे ही जब B से A तक आएगी तो भी उसको 2 सेकंड, यानी जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे जाने में समय लगता है ना। लेकिन हमने अभी कैलकुलेशन किससे क्या देखा कि A से B तक पहुंचने में उसको 2 सेकंड लग रहे हैं और B से C तक आने में मात्र 3 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि B से A तक आने में 2 सेकंड लगेंगे उसको, और A से C तक आने में सिर्फ कितना लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा। अर्थात B से A के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर को तय करने में तो उसे 2 सेकंड लग रहे हैं, और ये जो नीचे का 25 मीटर है इसको तय करने में उसे क्या लग रहा है, मात्र 1 सेकंड लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आती है उसका वेग क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाता है हमारे। तो टोटल कितना हो गया, t1 + t2 को जोड़ दिया तो 2 और 3 मिला के कितने हो गए, 5 सेकंड हो गए, ठीक है ना बेटा। अब अपन दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि में क्या करते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष
गेंद के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के निर्देशांकों को हम निम्नलिखित समीकरण में उपयोग करके हम गेंद द्वारा लिए गए कुल समय की गणना कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, वाई एक्स मान लो चाहे वाई मान लो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है ना। वाई इक्वल टू वाई जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वाई कहाँ है, जीरो है, क्योंकि जमीन पे आ रही है ना वो गेंद, और वाई जीरो कहाँ पे थी, प्रारंभिक स्थिति क्या थी उसकी, ए पे थी कि नहीं थी वो, है ना। तो ए के निर्देशांक कितने, 25 मीटर हैं, ए के निर्देशांक कितने हैं, 25 मीटर, तो प्लस 25 है। वी जीरो कितना है, प्रारंभिक वेग जब यहाँ से छोड़ा था ए से जब ऊपर फेंका था तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है ना। और ए को क्या लिया गया है, -10 लिया। अब तुम कहोगे ए को -10 क्यों लिया, क्योंकि बेटा ऊपर की तरफ को हमने क्या लिया गया है, यानी ग्राउंड से ऊपर की तरफ दिशा में धनात्मक लिया गया है हमने प्लस वाई, और इधर नीचे की तरफ क्या लिया, ऋणात्मक लिया गया है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, तो ए क्या हो गया, -10 हो गया। तो अब इसमें रख दो आप इसको, तो ये y इक्वल टू 0 है, बराबर 25 प्लस 20t प्लस हाफ और -10t स्क्वायर, है ना। तो देखो ये समीकरण बन गया 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25। जब इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया ना ये, तो देखो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इक्वल टू 0। तो देखो 5 कॉमन ले लो इसमें, तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो 5 इस 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसकी खंड कर दो आप, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5, है ना, मध्य पद विभाजन से कर देंगे ना बेटा इसके। देखो यहाँ t कॉमन लोगे तो t माइनस 5 हो गया, और यहाँ 1 कॉमन लिया तो t माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया t प्लस 1 और t माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। अब इनको जब अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो इससे तो मिल जाएगा t बराबर -1 और इससे मिल जाएगा t बराबर 5। तो देखो माइनस में तो हो नहीं सकता समय का मान, है ना, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेकेंड्स आ गया। तो देखो डायरेक्ट निकल गया ना, ठीक है। तो इस तरह से मूल बिंदु को क्या मान लिया, 0 मान लिया, उसके सापेक्ष, है ना, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है हमारी, y0 है, और अंतिम स्थिति क्या है हमारी, y है, ठीक है। तो उसके हिसाब से डायरेक्ट, है ना, हमें वैल्यू निकल जाती है। तो उसमें टुकड़े में तोड़ने की जरूरत नहीं है कि a से b पे गई उसका अलग समय निकाला हमने, और b से c तक आई उसका अलग समय निकाला, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि दूसरी विधि पहली से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हमें गति के पथ की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वस्तु स्थिर त्वरण से गतिमान है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, ये अगला है मुक्त पतन, जिसको फ्री फॉल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, मुक्त पतन। स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है, यानी एयर रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छा हुआ है ये। यदि धरती की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर से कोई वस्तु छोड़ दी जाए, है ना, धरती की सतह से थोड़ी ऊंचाई, माना 1 मंजिल 2 मंजिल 3 4 5 मंजिल, है ना, उससे छोड़ दिया जाए, तो वह पृथ्वी की ओर गुरुत्व बल के कारण त्वरित होगी। गुरुत्व जनित त्वरण को हम g से व्यक्त करते हैं। यदि वस्तु पर वायु के प्रतिरोध को हम नगण्य माने तो हम कहेंगे कि वस्तु का पतन मुक्त रूप से हो रहा है ना। यदि गिरती हुई वस्तु द्वारा चली गई दूरी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है ना, तो देखो गिरती हुई वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यानी माना कोई 5 मंजिल से गिर रही है वो, तो 1 मंजिल 3 मीटर के बराबर होती है, तो 5 मंजिल कितने हो गए, 15 मीटर। तो 15 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में तो बहुत कम है ना, नगण्य है। पृथ्वी की त्रिज्या कितने मीटर है ना, ठीक है ना। तो उसकी तुलना में तो ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या है, बहुत कम है। तो ये कह रहा है कि यदि गिरती हुई वस्तु द्वारा चली गई दूरी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है तो हम g के मान को फिक्स मान सकते हैं, और वो उसको कितना ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार मुक्त पतन एक समान त्वरण वाली गति का एक उदाहरण है ना। तो मुक्त पतन जब होता है ना, जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है, फ्री फॉल के अंडर जब गिरती है, फ्री फॉल का मतलब उसको छोड़ दिया बस, है ना, अब वो किसी के हवाले नहीं है, वो बस उसको पृथ्वी खींच रही है अपनी ओर, बस उसके हवाले है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के हवाले है वो बस अब,
है ना। तो इस प्रकार मुक्त पतन एक समान त्वरण वाली गति का एक उदाहरण है। तो उस मुक्त पतन जब होता है तो त्वरण हमेशा समान रहता है। कैसे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बना रहता है। यानी हर सेकंड पृथ्वी की ओर जब वो वस्तु आती है तो उसके वेग में परिवर्तन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। यानी हर सेकंड उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ता चला जाता है। 1 सेकंड बाद उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड बाद उसका वेग 9.8 प्लस 9.8 कर लो, है ना, 9 9 18 19.6 हो गया, ठीक है ना। फिर 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? फिर वापस उसको जोड़ दो। तो जब अंतर करोगे आप, तीसरे सेकंड वाले में से दूसरे सेकंड के वेग को घटाओगे, दूसरे सेकंड में से पहले सेकंड के वेग को घटाओगे, है ना, और समय का जब भाग दोगे तो वही सेम वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मुक्त पतन को हम एक समान त्वरण वाली गति बोलते हैं, ठीक है। हम यह मानेंगे कि वस्तु की गति माइनस वाई दिशा में है ना, माइनस, क्योंकि हमने ये माना जैसे जमीन है, ठीक है ना बेटा। तो इससे ऊपर की तरफ दिशा को क्या माना है हमने? प्लस माना है ना। अब मुक्त पतन हो रहा है तो मुक्त पतन में तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी वस्तु, है ना। तो इसमें माइनस वाई हो गई कि नहीं हो गई ये, ठीक है ना। तो ये हम मानेंगे कि वस्तु की गति माइनस वाई दिशा में है, क्योंकि ऊपर की दिशा को हम धनात्मक मानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव नीचे की ओर होती है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वाई को ऊपर प्लस लिया है और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी, वो भी नीचे की ओर लगता है, नहीं लगता है। तो इस जी की वैल्यू भी क्या लेंगे हम? माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो इसलिए ए इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वस्तु को y इक्वल टू 0 स्थिति में विरामावस्था से गिराते हैं, है ना। वस्तु को y इक्वल टू 0 स्थिति में, है ना, ऊपर जो है ना इसको y इक्वल टू 0 मान लिया हमने, है ना। यानी जैसे माना ये यहाँ जमीन है हमारी, है ना, और इसको y इक्वल टू 0 माना हमने, इस पॉइंट को यहाँ से गिराया है हमने इसको, ठीक है ना। तो वस्तु को y इक्वल टू 0 स्थिति में विरामावस्था से गिराते हैं, इसलिए v0 इक्वल टू 0 है। इनिशियल वेग कितना हो गया? क्योंकि उसको पकड़ रखा है ना हमने, और जस्ट छोड़ेंगे तो प्रारंभिक वेग तो 0 हुआ कि नहीं हुआ उसका, है ना। तो इसलिए v0 इक्वल टू 0, और वस्तु के लिए गति संबंधी में दिए गए समीकरण, ये जो समीकरण थे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है बेटा? v0 प्लस gt। तो v0 क्या है आपका? 0 है, प्रारंभिक वेग ऊपर से जब गिराया तो 0 है, और ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस जी आ जाएगा। तो 0 माइनस जी टी तो क्या हो गया? माइनस जी टी। तो जी कितना है? माइनस 9.8। तो v बराबर क्या हो गया? माइनस 9.8 टी। तो सीधा सीधा हो गया ये, है ना। तो अगर कोई वस्तु मुक्त पतन का हो रहा है उसका, तो डायरेक्ट सूत्र क्या हो जाएगा v का? माइनस 9.8 टी, ठीक है। फिर दूसरा होता है y इक्वल टू, दूसरा समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू y0 प्लस v0t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब y बराबर क्या हो गया? ऊपर y0 0 है हमारा, है ना। अब प्रारंभिक स्थिति क्या मानी है उसकी? 0 मानी है हमने, और v0t क्या हो गया? 0 हो गया। तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह क्या हो गया? 1/2, ए की जगह माइनस जी, तो क्या हो गया? माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, है ना। और जी कितना है? 9.8 है, तो 9.8 में जब 2 का भाग दोगे तो क्या जाएगा? 4.9 टी स्क्वायर आ गया। तो ये दूसरा मुक्त पतन के रूप में y बराबर क्या हो गया? डायरेक्ट माइनस 4.9 टी स्क्वायर हो गया। तीसरा v0 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2ay। तो v0 तो हमारा 0 है ही, माइनस 2, और a की जगह g, तो माइनस 2gy, है ना। तो जब g की जगह आप 9.8 रखोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 19.6 y मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि v स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना। तो ये समीकरण जो है ये वस्तु के वेग और उसके द्वारा चली गई दूरी को समय के फलन के रूप में, है ना। किस किस को देखो, ये तो क्या है? वेग है, और ये क्या है? चली गई दूरी है। तो इसमें इसको तो t के रूप में कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, है ना। ये किसके रूप में? समय के रूप में। तो ये समीकरण वस्तु के वेग, तो पहला तो वेग है और दूसरा क्या है? चली गई दूरी है। इसको किसके रूप में? t के रूप में। इसमें भी t आ रहा है, इसमें भी t आ रहा है। और दूसरे में क्या है? इसमें वेग को किसके रूप में? विस्थापन के रूप में, है ना। तथा दूरी को, है ना, तथा दूरी के सापेक्ष उसके वेग को, है ना। तो इसमें क्या है? दूरी के सापेक्ष क्या है? ये वेग है ना। तो दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। अब देखो ये जो 3 ग्राफ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझने की कोशिश करो आप। समय के सापेक्ष त्वरण, वेग तथा दूरी में परिवर्तन को चित्र में ABC में दिखाया गया, 3.14 A, B और C में।
पहला है समय के सापेक्ष त्वरण में परिवर्तन, दूसरा है समय के सापेक्ष वेग में, और तीसरा है समय के सापेक्ष दूरी में, है ना। तो अब देखो बेटा, ये किसके हैं? समय के सापेक्ष त्वरण में, है ना। तो देखो त्वरण कितना है? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो समय पे ये डिपेंड कर ही नहीं रहा, फिक्स है, एक समान त्वरण है ना। तो देखो ये 10 है तो 10 से थोड़ा सा पहले हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 9.8 यहाँ आ गया, तो ये रेखा हो गई, है ना। तो इधर क्या है? t है, और इधर क्या है? ये a है ना। तो t = 1 पे भी वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 पे भी वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 पे भी वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो जो समय त्वरण ग्राफ है वो कैसा आएगा? समय अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। आई ना बात समझ में? तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा? एक समान गति के लिए समय त्वरण ग्राफ है ये, है ना। अच्छा, अब ये दूसरा वाला जो है ये क्या है? एक समान त्वरण से गति के लिए समय और वेग के बीच ग्राफ है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें क्या है? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग बढ़ रहा है ना। देखो आप, ये 1 सेकंड पे इतना होगा कि नहीं होगा? ये रहा। तो 1 सेकंड पे 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया, 2 सेकंड पे ये हो गया वेग, तो मैंने बताया ना -19.6 हो जाएगा, 3 सेकंड पे वेग बढ़ गया। तो हर सेकंड उसका वेग क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो बेटा जब पृथ्वी से ऊपर से जब गिराते हैं वस्तु को, तो पहले तो धीमी होती है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आती जाती है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। समझ गए ना बात? ठीक है ना। तो ऐसे समझो आप कि एक 50 ग्राम का पत्थर है ना, अगर एक मंजिल से गिराया तो तुम पकड़ लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, है ना। 2 मंजिल से गिराओगे, 100 ग्राम का मान लो, 100 ग्राम के पत्थर को 2 मंजिल से गिराओगे तो भी तुम पकड़ लोगे उसको, है ना। हो सकता है 3 मंजिल से गिराएं तो भी 100 ग्राम के पत्थर को आप पकड़ लो। लेकिन अगर उसी पत्थर को, 100 ग्राम के पत्थर को अगर 100 मंजिल से गिराया तो बेटा आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, है ना। वो एक तरह से गोली की तरह आएगा ऊपर से, यानी उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, यानी हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 की बजाय 10 मान लो आप, मोटा मोटा, है ना। यानी हर सेकंड उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। आई ना बात समझ में, है ना। तो अगर 100 मंजिल से गिराया हमने तो वो एक तरह से कैसे आएगी? बिल्कुल गोली की तरह आएगी वो, है ना। तो इसीलिए तो होता है बेटा कि एक आध मंजिल से गिर जाता है तो बच जाता है आदमी, लेकिन जितनी ऊंचाई से गिरता है तो उसके बचने के चांसेस क्या होते हैं? उतने ही कम होते हैं, है ना। तो ये किसका हो गया? समय और वेग के बीच ग्राफ हो गया, है ना, टाइम और वेलोसिटी के बीच, है ना। तीसरा जो है ये टाइम, और देखो बहुत ही मस्त चीज है, इसको समझो आप, देखो, है ना। तीसरा है टाइम और डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, है ना। अब देखो बेटा, इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट का मान बढ़ रहा है ना। देखो बेटा कि 1 सेकंड में, यानी ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड में ये दूरी इतनी तय करी इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करी कि नहीं करी। 2 सेकंड में देखो, 2 सेकंड का ये है, इतनी दूरी तय कर ली। देखो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक करी, 2 सेकंड में इतनी कर ली कि नहीं कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय कर ली इसने। अब 3 सेकंड में देखो आप, 3 सेकंड में ये, 3 सेकंड में और ज़्यादा दूरी तय करी इसने, है ना। 4 सेकंड में देखो आप, है ना, 4 सेकंड में ये और ज़्यादा दूरी तय करी आपने, है ना। क्यों कर रहा है बताओ? क्योंकि हर सेकंड उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़े हुए वेग से तो ज़्यादा दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए इस जो समय और दूरी ग्राफ है ना, समय विस्थापन जो ग्राफ है वो इस तरह से परवलयाकार का आता है। इसको परवलय बोलते हैं, पैराबोला। समझ गए ना बात? देखो कितना अच्छा इसमें समझाया गया है ये, ठीक है। तो जब वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो हर सेकंड उसके द्वारा तय की गई दूरी समान नहीं होती, क्योंकि हर सेकंड उसका वेग बढ़ता जाता है ना। तो हर सेकंड में दूरी भी क्या होगी? समान नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे अगली सेकंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा, और उन सेकंडों में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो देखो इसमें अगला वाला जो एग्जाम्पल है उसमें समझाया गया है कि 1:3:5:7 विषम संख्याएं होती है ना, इस अनुपात में दूरी तय करता है। कोई भी पिंड जब मुक्त पतन के रूप में ऊपर से नीचे आता है, फ्री फॉल के अंडर जब वो ऊपर से नीचे गिरता है, तो पहले सेकंड में अगर 1 गुनी दूरी तय कर रहा है तो दूसरे सेकंड में 3 गुनी दूरी तय करेगा, तीसरे सेकंड में 5 गुनी दूरी तय करेगा, चौथे सेकंड में 7 गुनी दूरी तय करेगा। तो ऐसे मानो आप कि फर्स्ट सेकंड में अगर 10 मीटर दूरी तय कर रहा है तो अगले सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करेगा,
अगले सेकंड में, तीसरे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करेगा, चौथे सेकंड में 70 मीटर दूरी तय करेगा। समझ गए ना? तो ये अनुपात होता है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर सेकंड उसका वेग क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है ना? तो इसका प्रेक्षण जो किया था वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था बेटा? गैलीलियो ने। तो इस 3.6 देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ये, है ना? तो ये 3.6 एग्जाम्पल है गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। इस नियम के अनुसार विरामावस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती हैं जिस अनुपात में 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंक अर्थात 1:3:5:7 इस कथन को सिद्ध कीजिए। है ना? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम विरामावस्था से गिरती हुई किसी वस्तु के समय अंतराल को बहुत से समान समय अंतरालों टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टाउ। ठीक है, टाउ में व्यक्त कर लेते हैं और क्रमशः इन समय अंतरालों में वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालते जाते हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है ना? क्योंकि ऊपर से गिराया ना हमने इसको, वस्तु को मुक्त पतन के रूप में गिर रही है ये, तो प्रारंभिक वेग जो है इसका v0 वो क्या है? 0 है ना? तो हमारा y बराबर क्या होता है? v0t प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना? हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है ना, हाफ at स्क्वायर। तो देखो v0 क्या है? 0 है, 0 प्लस 1/2 है ना? और a क्या है? -g है, और ये क्या हो गया? t स्क्वायर, है ना? तो y बराबर क्या निकल के आ गया? -1/2 gt स्क्वायर। तो ये आ गया, देखो y इक्वल टू क्या आ गया? -1/2 gt स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस समीकरण के द्वारा t का मान रखते जाएंगे और चली गई दूरियां निकालते जाएंगे। तो इस समीकरण की सहायता से हम भिन्न भिन्न समय अंतरालों 0, टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ डॉट में वस्तु की स्थितियों की गणना कर सकते हैं, है ना? कि उसकी स्थिति क्या होगी। y क्या है? ये पोजीशन है, पोजीशन को शो कर रहा है उसके को। इनकी गणना कर लेते हैं, जैसे 3.2 के दूसरे कॉलम में दिखाया गया है ना? देखो ये इसमें यहाँ दिखा रखा है, ये जो टेबल बना रखी है ना, इसको देखो अब आप, है ना? ये t इक्वल टू 0, फिर टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ, 5 टाउ, 6 टाउ, है ना? y इक्वल टू क्या है? 0। अब देखो मैं समीकरण लिख लेता हूँ आपका। समीकरण क्या था बेटा हमारा? y इक्वल टू क्या था? -1/2 gt स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो जब t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो देखो t इक्वल टू 0 फिर y इक्वल टू क्या है? 0 है ना? अब t इक्वल टू टाउ लिया मैंने, t इक्वल टू क्या लिया? टाउ लिया। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 g, और t की जगह क्या है? टाउ है, तो टाउ स्क्वायर हो गया, तो -1/2 g टाउ स्क्वायर हो गया। अब t की जगह 2 टाउ लिया, t की जगह क्या लिया? 2 टाउ लिया, है ना? तो हमारा y क्या है बताओ? y है -1/2 gt स्क्वायर, तो -1/2 g, और t की जगह क्या? 2 टाउ है, तो ये 2 टाउ का स्क्वायर हो जाएगा ना? तो 2 क्या है? 2 का स्क्वायर 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको मैं लिख सकता हूँ -4 को बाहर निकाल लिया मैंने, है ना? -4 और 1/2 और g टाउ स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आ गया, देख लो, -4 1/2 g टाउ स्क्वायर। ऐसे ही 3 टाउ के लिए निकाल सकते हैं आप। t इक्वल टू क्या है? 3 टाउ है, t इक्वल टू क्या है? 3 टाउ है। तो y इक्वल टू क्या है बेटा आपका? -1/2 g t स्क्वायर, है ना? तो ये हो गया 1/2 g, और t की जगह 3 टाउ रखा, 3 टाउ का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो -9 और 1/2 g और टाउ स्क्वायर, है ना? तो देखो इन सब में ये क्या था? 1/2 g टाउ स्क्वायर, ये क्या है? -4 गुणा 1/2 g टाउ स्क्वायर, ये है -9 गुणा 1/2 जी टाउ स्क्वायर, है ना? तो इन सब में जी टाउ स्क्वायर, जी टाउ स्क्वायर, जी टाउ स्क्वायर, 1/2 जी टाउ स्क्वायर को आप बाहर निकाल देते हो, अनुपात अगर आप लेते हो। जैसे ये माना y1 है, ये y2 है, ये y3 अगर लिया आपने, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? y का मान y0 के पदों में अगर हम रखें, है ना? तो y0 को क्या मान लें हम? 1/2 जी टाउ स्क्वायर मान लिया, यानी इस 1/2 जी टाउ स्क्वायर को y0 मान लिया, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1/4/9, यही हुआ कि नहीं हुआ?
तो 1:4:9। तो देखो ये क्या आ गया, y वो 0, y0 40 9y0 है ना। तो इस तरह से है ना। अगला क्या हो जाएगा 4 टाउ, तो 4 टाउ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 है ना। तो अगला क्या हो जाएगा माइनस का 16 इंटू 1/2 जी टाउ स्क्वायर। तो अगला क्या हो जाएगा 16y0 है ना। तो देखो ये क्या है बेटा, क्रमिक समय अंतरालों में चली गई दूरी कितनी होगी ये, यानी ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेकंड में चली गई दूरी है ना। यानी ये तो क्या है 1 सेकंड में चली गई दूरी है, ये 2 सेकंड में चली गई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 3 सेकंड में चली गई दूरी है, ये क्या है 4 सेकंड में चली गई दूरी है। अब मैं आपसे निकालूं कि दूसरे सेकंड में कितनी दूरी चली है ना। 2 सेकंड में चली गई दूरी में और दूसरे सेकंड में चली गई दूरी में अंतर होता है ना। तो 2 सेकंड में चली गई दूरी तो यहां से लेके और यहां तक हुई, और दूसरे सेकंड में ये वाली हुई। तो y0 में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगी y0 आ जाएगी। तो दूसरे सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई y0 हो गई, ठीक है ना। फिर अगले वाले सेकंड में ये फर्स्ट सेकंड में हुई, ये किस में हुई बेटा फर्स्ट सेकंड में हुई। फिर दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो 4y0 में से जब ये वाली देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। देखो ऐसे समझो कि पहले सेकंड में y0 चल रहा है, दूसरे सेकंड 2 सेकंड में ये कितना कहां पे पहुंच गई वस्तु 4y0 पे पहुंच गई, तीसरे सेकंड में कहां पहुंच गई 9y0 पे पहुंच गई, ठीक है ना। तीसरे सेकंड में 3 सेकंड बाद है ना। देखो दोबारा समझाऊं मैं आपको, 1 सेकंड में ये कहां पे पहुंची y0 पे, 2 सेकंड में कहां पहुंची 4y0 पे, तो दूसरे सेकंड में कहां पे पहुंचेगी 4y0 में से y0 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3y0 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात है ना। ऐसे समझो, देखो यहां समझाता हूं मैं आपको है ना। ये हमारा t = 0 पे y = क्या है 0 है। माना पहले सेकंड में किसी वस्तु ने 10 मीटर दूरी तय करी है ना, और 1 सेकंड में, और 2 सेकंड में उसने 30 मीटर दूरी तय करी। यहां से लेके यहां तक कितनी है ये 30 मीटर है ना। 1 सेकंड में कितनी थी 10 मीटर दूरी तय करी, और 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करी उसने 30 मीटर दूरी तय करी। तो दूसरे सेकंड में कितनी तय करी, 30 में से 10 घटाओगे नहीं घटाओगे तो ये दूरी होगी ना दूसरे सेकंड की 20 मीटर हो गई है ना। ऐसे ही इसमें समझाया गया है ये है ना। तो प्रथम सेकंड में y0 हो गई, दूसरे सेकंड में कितनी हो गई 3y0, 2 सेकंड में कितनी है 4y0, दूसरे सेकंड में कितनी है 3y0, 3 सेकंड में कितनी दूरी है 9y0, तीसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी 9y0 में से क्या घटा दो 4y0 तो क्या आ जाएगी 5y0 आ जाएगी है ना। 4 सेकंड में कितनी हो गई 16y0, और चौथे सेकंड में कितनी हो जाएगी 16y0 में से 9y0 घटा दो तो कितना आ जाएगा 7y0 है। तो जब इनका अनुपात क्या हो गया y0 का 3y0 का 5y0 7y0 का अनुपात क्या हो गया 1:3:5:7 ही आ गया नहीं। तो वही विषम संख्याओं का अनुपात हो गया नहीं हो गया, यही हमको सिद्ध करना था है ना। यानी वस्तु जब मुक्त पतन से ऊपर से नीचे आती है तो जो क्रमिक अंतराल होते हैं है ना, उनमें वो कितनी दूरी तय करती है विषम संख्याओं के अनुपात में दूरी तय करती है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया ये है ना। अब ये देखो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी समझा देता हूं मैं आपको है ना। इंटरेस्ट आ रहा है ना बेटा, यस गुड। देखो वाहनों की अवरोध दूरी, ये तुम्हारे 10th क्लास में भी थे, अवरोध दूरी और प्रतिक्रिया काल है ना। अवरोध दूरी का मतलब होता है बेटा ऐसे समझो आप, अवरोध दूरी से हमारा अभिप्राय उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है ना। तो अवरोध दूरी का मतलब है कि जैसे मैं कार चला रहा हूँ है ना, और जैसे ही मुझे कुछ दिखा है ना, कोई कुत्ता दिख गया माना सड़क पे, और मैंने कार में ब्रेक लगाना शुरू किया तो तुरंत थोड़ी रुक जाएगी, कुछ समय लगेगा नहीं लगेगा, तो कुछ समय लगेगा, उसमें जितनी वो दूरी तय कर लेगी कार है ना, वो दूरी क्या कहलाती है अवरोध दूरी कहलाती है। और वो जो अवरोध दूरी है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ कि मेरी स्पीड कितनी है, अगर मेरी कार की स्पीड कम है ना, तो मैं जल्दी रुक जाऊंगा और कम दूरी में ही रुक जाऊंगा, समझ गए नहीं समझे। और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मुझे कार को रोकने में क्या लगेगा ज़्यादा समय लगेगा, और उस दौरान वो क्या कर लेगी ज़्यादा दूरी तय कर लेगी। दूसरा ब्रेक पावर पे डिपेंड करता है ना, कि अगर ब्रेक कमज़ोर है तो ज़्यादा दूर पे जाके रुकेगी, और ब्रेक अगर अच्छे हैं तो वो
कम दूरी पे ही रुक जाएगी। तो ये मंदन है ना, ब्रेक क्या किसको शो करता है, मंदन को, यानी कितना मंदन हम दे पा रहे हैं वो ब्रेक की पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही समझाया गया है इसके अंदर। अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है। सड़क पर गतिमान वाहनों की सुरक्षा के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण घटक है यह दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग v0 तथा उसके ब्रेक की क्षमता या ब्रेक लगाए जाने के परिणाम स्वरूप वाहन में उत्पन्न मंदन -a, रिटार्डेशन होता है ना, त्वरण का उल्टा होता है ना बेटा। त्वरण में तो क्या होती है, हर सेकंड उसकी जो है ना वेग बढ़ता जाता है, और मंदन में क्या होता है, उसका हर सेकंड वेग क्या होता है, उसका घटता जाता है ना, -a पर निर्भर करती है। किसी वाहन की अवरोधन दूरी के लिए v0 तथा a के पदों में व्यंजक निकाल लिए, है ना। तो ये पूछ रहा है, तो देखो मान लीजिए कि वाहन रुकने से पहले ds दूरी चल चुका है ना। अतः गति संबंधी समीकरण v² = v0² + 2ax में अब अंतिम वेग क्या है, 0 है, क्योंकि रुक रहा है ना, वो वाहन क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो अंतिम वेग v = 0 है, तो अवरोधन दूरी x की जगह क्या रख देंगे, ds रख देंगे, है ना। तो देखो ये क्या हो गया, ये v तो क्या है हमारा, अंतिम वेग 0 है, तो 0 = v0² + 2a, और x की जगह क्या है, ds, x की जगह क्या है, ds, और a क्या है, ये -a है, a क्या है, ये माइनस है ना। तो ये हो गया देखो v0² - 2a ds, है ना। तो जब इसको इधर ले आओगे तो 2a ds बराबर क्या हो गया, v0², तो ds बराबर क्या हो जाएगा, v0² / 2a। तो ये आ गया ना देखो, -v0² / 2a। ठीक है, आता है अवरोधन दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती है ना। तो बेटा अगर वेग ज़्यादा होगा, है ना, तो है ना, अब ज़्यादा दूरी तय करेगी वो रुकने से पहले, ठीक है ना। और किस पे डिपेंड करेगी, मंदन पे डिपेंड करेगी। अगर मंदन ज़्यादा है तो दूरी कम होगी, मंदन कम है तो दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो कार के किसी विशिष्ट मॉडल के लिए विभिन्न वेगों 11 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड के संगत अवरोधन दूरियां निकाली गई, और वो ये आई 10 मीटर आई कि जब उसका स्पीड जो है उस कार की 11 मीटर पर सेकंड थी तो अवरोधन दूरी 10 मीटर पर जाकर रुक गई कार, है ना। अगर 20 मीटर पर सेकंड उसका वेग था तो 20 मीटर पर जाके रुकी वो। अगर 25 मीटर पर सेकंड था, 11 मीटर पर सेकंड था तो 10 मीटर पर जाके रुकी, 15 मीटर पर सेकंड था तो 20 मीटर पर जाके रुकी, 20 मीटर पर सेकंड था तो 34 मीटर पर जाके रुकी, और अगर उसका वेग 25 मीटर पर सेकंड था तो कितने पे जाके रुकी, वो 50 मीटर पर जाके रुकी, और तब तक ठुक जाती है नहीं ठुक जाती है गाड़ी, है ना। तो ये तभी तो कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, है ना, यानी ओवर स्पीडिंग जो है, ओवर स्पीडिंग हमको नहीं करनी चाहिए। तो ये दूरियां पाई गई जो उपरोक्त समीकरण से प्राप्त मानों के लगभग क्या हैं, ये संगत हैं, है ना। कुछ क्षेत्रों जैसे किसी विद्यालय के निकट वाहनों की चाल की सीमा के निर्धारण में अवरोधन दूरी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका ये क्वेश्चन ये हो रहा है बेटा, प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम, है ना। अब देखो रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है, जैसे मैं कार चला रहा हूँ, है ना, और मेरे सामने अचानक कुत्ता आ गया कोई, है ना, कोई जानवर आ गया, ठीक है ना, गाय आ गई ऐसे समझ लो आप, है ना। बरसात के दिनों, बरसात के दिन चल रहे हैं ना अभी, तो बरसात के दिनों में क्या होता है, गाय सड़कों पे बैठी रहती हैं, गाय आ गई, है ना। तो अब तुम जैसे ही मुझे गाय दिखी, है ना, तो अब मेरी आँख पे गाय का चित्र बनेगा, फिर मेरा मस्तिष्क तक जाएंगे वो सिग्नल्स, मस्तिष्क उनको इंटरप्रेट करेगा, है ना, फिर मस्तिष्क का सिग्नल देगा मसल्स को, पैरों की मसल्स को, और मेरे पैर ब्रेक लगाने को राजी वो होंगे, प्रॉम्प्ट होंगे वो। तो यानी देखने से लेके, है ना, और ब्रेक लगाने तक कुछ समय तो लगेगा, चाहे भले ही वो 2 ही सेकंड लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही है दिमाग के अंदर, है ना। तो वो जो टाइम है वो प्रतिक्रिया काल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो रिएक्शन टाइम कहलाता है। लेकिन जो लोग दारू पी लेते हैं, वाहन चलाते हैं ना दारू पी के, तो उनका रिएक्शन टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो देखते हैं, फिर उनका धीरे धीरे सिग्नल आँख से दिमाग तक जाता है, फिर दिमाग धीरे धीरे प्रोसेस करता है ना, और फिर धीरे धीरे उनकी सिग्नल पैरों की नर्व्स तक जाते हैं, फिर पैर से वो ब्रेक लगाता है, तब तक गाड़ी क्या होती है, ठुक जाती है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शराब होती है वो जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर देती है, शिथिल कर देती है वो,
है ना। तो इसलिए वाहन नहीं चलाने चाहिए बेटा, बहुत बड़ा कारण होता है दुर्घटना का ये, है ना, शराब पी के वाहन चलाना। तो ये प्रतिक्रिया काल है, क्या है ये, रिएक्शन टाइम, है ना। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमसे तत्क्षण कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, तुरंत, किंतु अनुक्रिया व्यक्त करने में हमें कुछ समय लग जाता है। प्रतिक्रिया काल किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम देखने में, उसके विषय में सोचने में तथा कार्यवाही करने में लगने वाला समय है। आगे ना समझ में। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है और अचानक रास्ते में एक लड़का सामने आ जाता है, तो कार में तेजी से ब्रेक लगाने के पहले व्यक्ति को जो समय लग जाता है उसे प्रतिक्रिया काल कहेंगे। प्रतिक्रिया काल परिस्थिति की जटिलता एवं व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। आप स्वयं का प्रतिक्रिया काल एक साधारण प्रयोग द्वारा माप सकते हो, है ना। खुद का प्रतिक्रिया काल भी निकाल, जिसमें इसमें दिखा रखा है, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है। आप अपने मित्र को एक रूलर दें, है ना, देखो ये ऐसे इस चित्र से समझ में आ जाएगा आपके, है ना, देखो ये यहाँ दिखा रखा है ना। रूलर का मतलब स्केल मान लो, है ना। ये आपका हाथ है ना, आपके हाथ के अंगूठा और ये उंगलियों के बीच में खाली जगह है ना, और आपके फ्रेंड ने इसको स्केल को पकड़ रखा है ना। अब आपका फ्रेंड इसको छोड़ेगा ऊपर से, है ना, और जैसे ही उसने छोड़ा, है ना, लेकिन आप क्या समझते हो कि आपके फ्रेंड छोड़ते ही तुरंत थोड़ी पकड़ लोगे आप, चाहे भले 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगा, तो कुछ समय तो लगेगा। तो उस दौरान क्या होगा, ये जो रूलर है ये नीचे खिसक जाएगा आपके हाथ में से, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ ज़्यादा खिसक रहा है वो, इसका मतलब उसकी जो है ना, उसका रिएक्शन टाइम क्या है, ज़्यादा है। और अगर माना कोई व्यक्ति, है ना, कम उसमें पकड़ता है, कम से कम समय में पकड़ लेता है इसको, तो उसका रिएक्शन टाइम क्या है, कम है ना। तो बेटा जो ड्राइवर्स के इंटरव्यू होते हैं वो रिएक्शन टाइम देखा जाता है उसमें, है ना, नहीं तो मरवा देगा वो अगर रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा तो उसका। समझ गए नहीं समझे बात, यही कहना चाह रहा है बेटा इसमें ये, ठीक है। तो आप स्वयं का प्रतिक्रिया काल एक साधारण प्रयोग द्वारा नाप सकते हैं। आप अपने मित्र को एक रूलर दे दें, स्केल दे दें, और उससे कहें कि वह आपके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच, तर्जनी ये वाली उंगली होती है ना, ये वाली जो उंगली होती है ना, देखो ये तर्जनी है ये, ठीक है, तर्जनी के बीच खाली जगह में रूलर ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरा दे। जो ही रूलर को छोड़ा जाए आप उसे पकड़ लें। इन दोनों घटनाओं, रूलर के छोड़ने तथा आपके द्वारा पकड़ने के बीच लगे समय TR, रिएक्शन टाइम, TR का मतलब रिएक्शन टाइम, तथा रूलर द्वारा चली गई दूरी D को नाप लो। किसी विशेष उदाहरण में D = 21 सेंटीमीटर है, माना किसी का नापा और 21 सेंटीमीटर खिसक गया नीचे वो रूलर, तो उसका प्रतिक्रिया टाइम निकालना है आपको। तो देखो V0 0 है इनिशियल वेलोसिटी, A - G है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रतिक्रिया काल TR है, और तय की गई दूरी को D मान लिया। तो जो विस्थापन अपन Y या X मान रहे थे उसको D मान लिया। तो इसमें क्या है बेटा, ये सूत्र क्या है आपका, माइनस y बराबर क्या होता है, -1/2 GT² होता है कि नहीं होता है। तो y की जगह क्या है इसमें, D है ना, y की जगह क्या है, D है, तो -1/2 G, और t की जगह क्या है, TR² है। तो देखो TR² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2D/G, क्या हो जाएगा, 2D/G सेकेंड। तो TR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर आ जाएगा ना इसका, TR इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका, अंडर आ जाएगा 2DS/G सेकेंड्स, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। तो इसको जब इसमें कैलकुलेशन करी तो 0.2 सेकेंड आ गया। इसका मतलब छोड़ने में रूलर